हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड में। दोस्तों, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी स्पेशल जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव एवं संरक्षण आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के जितने भी वन्य जीव एवं संरक्षण हैं, जहां जहां पे वन्य जीवों के लिए उनके संरक्षण के लिए कुछ कुछ प्राकृतिक वास बनाए गए हैं, उन पे आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। 2023 में मान लीजिए कि आप लोगों को एग्जाम के बहुत सारे मौके मिलेंगे देने के, और खास करके राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश की, इसमें आप लोगों को उत्तर प्रदेश का टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो मैंने जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है, जैसे नदियाँ हो गई, उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया, और भी भौगोलिक विस्तार, ये सब मैंने जो है प्लेलिस्ट में बना के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं। आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा। और साथ में जो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है, हम लोग इसको भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन्य जीव एवं संरक्षण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वन्य जीव एवं संरक्षण जो होता है, इसे या अभ्यारण्य जो बनाए जाते हैं, ये अभ्यारण्य होते क्या हैं? विभिन्न प्रकार के वन्य जातियों का संरक्षण जब उनके प्राकृतिक वास में किया जाता है, तो उसी को जो है उनके संरक्षित क्षेत्र को ही अभ्यारण्य कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के वन्य जातियों का मतलब जीव जंतु हो गए या पौधे हो गए, वनस्पतियां हो गई, जब उनके जो है प्राकृतिक वास को जो है एक संरक्षित कर दिया जाता है उनके ही प्राकृतिक वास में, तो उसी स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य बोलते हैं। और इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पक्षी विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल बात करेंगे कि देश में प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1 है। और उसके बाद प्राणी उद्यान है, जिसे चिड़ियाघर बोलते हैं, जूलॉजिकल गार्डन बोलते हैं, वो 3 है। और उसके बाद टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 4 हैं। अब तक 3 थे, लेकिन चौथा जुड़ गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वन्य पक्षी अभिहार है, ये सब पे भी जो है लगभग टोटल 26 हैं, जिसमें वन्य जीव विहार एवं पक्षी विहार अभ्यारण्य ये सब मिला के, उसके इसके बाद हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक यूपी का मैप भी शो करके रखा है, थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेट आप लोग को देने के लिए कि कहाँ पे जो है कौन सा अभ्यारण्य या रिजर्व पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी को बोलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क। ये प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अ, कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला, अगर पूरे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, या तो बिहार की बात की जाए, तो वो मोतीचूर बिहार था, मोतीचूर पक्षी बिहार था। लेकिन जो है मोतीचूर पक्षी बिहार को बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उसे कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है? मतलब वो कहाँ पे हो गया है? उत्तराखंड में हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विभाजन हो गया है। अब उसके बाद जो है, और सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वो हैली नेशनल पार्क था, जिसे अब जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। तो इस तरीके से खैर वो उत्तराखंड में चला गया है, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 1968 में ये स्थापित किया गया था। और जब 1968 में स्थापित किया गया था, तो इसका नाम था दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य। मतलब दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर इसको स्थापित किया गया था। 1977 साल 1977 आया, तो इस जो है अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क की दर्जा इसको जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को मिल गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1977 में। ये क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को या दुधवा वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 1977 में मिला। और यही पूछ सकता है कि कब स्थापित किया गया था? तो 1968 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे दुधवा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से मिलता जुलता दुधवा टाइगर रिजर्व, इसी से काट के और कुछ जो है अभ्यारण्य को जो है जोड़ के बनाया गया है, भी इसको आगे हम बताएंगे। तो देखते हैं कि ये किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये भाबर और तराई क्षेत्र है। मैंने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश का जो है भौगोलिक प्राकृतिक विभाजन जो बताया हुआ है, उसमें जो है, इसमें आपको बताया है कि भाबर तराई जो है, ये ऊपर व उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, भाबर तराई क्षेत्र। उसी में लखीमपुर खीरी जो है यहाँ पे पड़ता है, ये वाला क्षेत्र आपका लखीमपुर खीरी पड़ता है। और यही लखीमपुर खीरी में ही ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी भौगोलिक विस्तार की बात किया जाए तो ये 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 490
वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसकी बात की जाए कि ये इसमें कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं, प्रजातियां वन्य जीव इसमें कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक सींग वाला गैंडा, बहुत एग्जाम में पूछता है एक सींग वाला गैंडा। और उसके बाद बाघ, हाथी, कई प्रकार के हिरन, बारहसिंघा इसमें वास करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक सींग वाला गैंडा। ये कई बार एग्जाम से पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी वन प्रजातियां वन जीव सबसे अधिक मात्रा में है। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ये बहुत ही जो है ये एक तरीके से कहा जाए तो अच्छा वास माना गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग बात करते हैं प्राणी उद्यान की, जूलॉजिकल गार्डन की, इसे चिड़ियाघर बोलते हैं। इसी को प्राणी उद्यान को ही जूलॉजिकल गार्डन या चिड़ियाघर कहा जाता है। सबसे पहला है लखनऊ प्राणी उद्यान। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा है। लखनऊ प्राणी उद्यान 1921 में स्थापित किया गया था। कब? 1921 में। और किस नाम से? प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से, प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से 1991 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से स्थापित किया गया था ये लखनऊ प्राणी उद्यान। ठीक है, लेकिन साल 2015 2001 आया, 2001 में इसको क्या नाम दे दिया गया? 2001 में इसको लखनऊ प्राणी उद्यान नाम दे दिया गया 2001 में। लेकिन 2015 आया तो 2015 में इसका नाम चेंज करके 2015 में इसका नाम चेंज करके नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, 2001 में लखनऊ प्राणी उद्यान और 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ठीक है, तो ये कर दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की, कानपुर प्राणी उद्यान की। कानपुर प्राणी उद्यान 1971 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1971 में। और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान माना जाता है। ठीक है, कानपुर प्राणी उद्यान देश का तीसरा सबसे बड़ा, देश का तीसरा सबसे बड़ा जो है चिड़ियाघर या प्राणी उद्यान माना जाता है इसको। गोरखपुर प्राणी उद्यान ये हाल ही में स्थापित किया गया। ठीक है, गोरखपुर अभी ये निर्माणाधीन है, स्थापित नहीं हुआ है अभी, ये निर्माणाधीन है। गोरखपुर प्राणी उद्यान ये अभी निर्माणाधीन है। और दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है वो शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पे रखा गया है। शहीद अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां के नाम पे इसको स्थापित किया जा रहा है। शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पे गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण की जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उसमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, यह प्रोजेक्ट जो है भारत में बाघों की संख्या को बढ़ाने में एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सफल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार के टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं या बनाए गए हैं। पहले 3 थे, लेकिन अभी हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी स्थापित किया गया है। इसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में ले लिया गया है। तो अब दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये 1987-88 में जो है स्थापित किया गया, 1987-88 में। अब देखिए यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच दोनों में मिल पड़ता है। खीरी प्लस बहराइच, इसको आप लिखते हुए चलिएगा, खीरी प्लस बहराइच। और दोस्तों लखीमपुर खीरी में जो है एक पड़ता है आपका किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। खीरी में क्या पड़ता है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य खीरी में पड़ता है। और बहराइच में पड़ता है आपका कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों को मिला के और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का कुछ जो है भाग मिला के इसको जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है, घोषित किया गया है। खीरी और बहराइच में, लखीमपुर खीरी और बहराइच में पड़ता है दुधवा टाइगर रिजर्व। और कहाँ पे पड़ता है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। और कतरनिया घाट जो कि बहराइच में पड़ता है और किशनपुर ये खीरी में पड़ता है, दोनों को मिला के ये दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को 2012 में इसको दर्जा मिला टाइगर रिजर्व का। और दोस्तों 2012 में इस अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को दर्जा मिला। तो 2012 में जब मिला तो ये पूर्ण रूप से टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया गया है इसको, जो है जो बिजनौर में पड़ता है ये,
ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में अभी प्रेजेंट टाइम में है, पहले उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड में चला गया है। तो उसी उत्तराखंड का जो है एक जोन है अलग से ये, जिसको ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन घोषित किया गया है। इसको बफर जोन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इसको जो है बफर जोन घोषित किया गया है, जिम कॉर्बेट का बफर जोन। अब ये बफर जोन क्या होता है? तो देखिए, जो नेशनल पार्क होते हैं या अभ्यारण्य होते हैं, वहाँ पे निजी तरीके से कुछ काम, ना खेती करने की, ना वहाँ पे अपना कोई जो है शिकार करने का, ये सब चीज करने का कोई अनुमति नहीं होती है। वहाँ पे मतलब प्राइवेट तरीके से आदमी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जो बफर वो सेंट्रल होता है, लेकिन जो बफर जोन होता है, यहाँ पे कुछ मात्रा में जो है छूट मिली रहती है अपने खेती बाड़ी करने का, कुछ चीजें करने का। तो बहुत मतलब माइन्यूट डिफरेंस जो होता है वो। तो इस तरीके से जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये ऊपर उत्तराखंड पड़ता है, यहाँ पे जिम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, और यहाँ पे बिजनौर पड़ता है, जस्ट ये वाला क्षेत्र आपका बिजनौर पड़ता है, यहीं पे आपका जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। ठीक है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर जोन घोषित किया गया, एग्जाम में पूछ सकता है। अब नेक्स्ट बात की जाए पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, तो ये 2014-15 में इसको दर्जा मिला, 2014-15 में। और ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है, पीलीभीत में है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, हाल में घोषित किया गया है, जितना इंपॉर्टेंट हो सके आप लगा लीजिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे पड़ता है? चित्रकूट में, चित्रकूट में। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अभी आगे आप पढ़ेंगे रानीपुर पक्षी विहार, दो वो भी जो है चित्रकूट इसी से जो है बना गया है, टाइगर रानीपुर टाइगर रिजर्व। और आप इसको जानने में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। और ये प्रदेश का चौथा है, उत्तर प्रदेश का चौथा है। लेकिन अगर देश का बात किया जाए पूरे देश की, तो देश का 53वां है। देश का कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व है ये एग्जाम में पूछ सकता है। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे आपका चित्रकूट पड़ता है नीचे की तरफ, यहीं पे पड़ता है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। और ये चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है, नीचे बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है पूरा आपका। और ये प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार की, कि कितने हैं। इसको जो है आप अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके आगे बताऊंगा कुछ चीजें आपको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में, या वन्य जीव अभ्यारण्य, या जिसे वन्य जीव विहार भी कहा जाता है अभ्यारण्य को ही। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक यूपी का मैप बनाते हैं थोड़ा जल्दी में, जो है ये सहारनपुर का क्षेत्र लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की, है ना। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? आपका चंदौली में पड़ता है। और चंदौली में ये 1957 में स्थापित किया गया था। चंदौली आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये ऊपर सोनभद्र, सोनभद्र के जस्ट ऊपर चंदौली, और यहीं पे आपका पड़ता है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे पड़ता है। और ये 1957 में स्थापित किया गया था। बहुत बार पूछता है कि कब स्थापित किया गया था, तो 1957 में स्थापित किया गया था। और ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसको नोट करते हुए चलिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये चंदौली में पड़ता है, आपका यहाँ पे चंदौली पड़ता है, चंदौली। और ये 1957 में स्थापित किया गया था, और ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब हम लोग बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया था। हस्तिनापुर यहाँ पे इस वाले रेंज में आपका पड़ता है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापित किया गया था। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये प्रदेश के छह जिलों में पड़ता है। और ये पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना? 2073 वर्ग किलोमीटर, 2073 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। मेरठ में, हापुड़ में, मुरादाबाद, या बिजनौर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, इस तरीके से छह जिलों में जो है ये फैला हुआ है। और अमरोहा जिले में भी इसका कुछ विस्तार पड़ता है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पुराना क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो चंदौली में पड़ता है। और ये कब बनाया गया था, स्थापित किया गया था? 1957 में। उसके बाद हस्तिनापुर
ये 1986 में स्थापित किया गया। पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा 6 जिलों में मेरठ, हापुड़, बिजनौर, गाजियाबाद, अमरोहा और बिजनौर, इस वाले चेन में रोहिलखंड क्षेत्र में जो है ये स्थापित है। ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा जो है वो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, वो ललितपुर में पड़ता है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये आपका ये वाला क्षेत्र ललितपुर है और इसी में पड़ता है। और दोस्तों महावीर स्वामी जो ललित ये स्थापित किया गया, ये 1977 में स्थापित किया गया, ये भी पूछ सकता है। और ये इसका वर्ग क्षेत्रफल जो है वो केवल 5.41 वर्ग किलोमीटर है। 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 5.41 वर्ग किलोमीटर में। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में है। ये क्या नाम है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। 1957 में स्थापित किया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर 2073 वर्ग किलोमीटर में है। कहाँ? ये 6 जिलों में है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य वो महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ललितपुर में है और 1977 में स्थापित किया गया था। 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग बात करते हैं कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये बहराइच में पड़ता है। बहराइच आपका यहाँ पे पड़ेगा, यहीं पे आपका जो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ेगा? बहराइच में। जो इंपॉर्टेंट है आप लोग इसे नोट करते चलिए। बहराइच में आपका कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद रानीपुर, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वो कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। चित्रकूट आपका इधर पड़ता है। ठीक ना। अब रानीपुर के बाद किशनपुर की बात की जाए तो किशनपुर मैंने आपको बताया था लखीमपुर खीरी में है। और किशनपुर के बाद, लखीमपुर खीरी के बाद मैंने आपको एक और बताया था कतरनिया घाट बहराइच में है। ठीक है, तो इसी किशनपुर और कतरनिया घाट को मिला के दुधवा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ठीक है, तो किशनपुर का हो गया ये आपका लखीमपुर खीरी में। तो एक है आपका जो है चंबल, चंबल राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आगरा और इटावा क्षेत्र में पड़ता है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये आगरा और इटावा में पड़ता है। आगरा और इटावा में चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो वाराणसी में पड़ता है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो वाराणसी में पड़ता है। और इसके अलावा एक है पार्वती अरंगा, ये गोंडा में पड़ता है। पार्वती अरंगा ये गोंडा में पड़ता है। पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य गोंडा में पड़ता है। ठीक ना। तो इस तरीके से ये वन्य जीव अभ्यारण्य की बात हो गई। मैंने बताया था टोटल 26 हैं, जिसमें से 10 से 12 जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब मैं आप लोगों को पक्षी अभ्यारण्य की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की, जो उन्नाव जिले में है और 1984 में स्थापित किया गया सबसे पहला या सबसे पुराना है, जिसे वर्तमान नाम क्या दिया गया है? वर्तमान नाम दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। उन्नाव में पड़ता है। उन्नाव आपका यहाँ लखनऊ है, लखनऊ के जस्ट बगल में उन्नाव आपका पड़ता है। और यहीं पे आपका पड़ता है नवाबगंज पक्षी विहार, या जो है इसे उन्नाव कर लीजिए आप ताकि आपको पता रहे। यहीं पे पड़ता है शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, पक्षी विहार इस तरीके से, जिसका पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। ये देश प्रदेश का सबसे पुराना है या सबसे पहला है और ये 1984 में स्थापित किया गया नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पे पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। ठीक ना। अब लाख बहोसी पक्षी विहार की बात की जाए, जो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज। कन्नौज में ही क्या है? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ये जो है पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार। और इसे कब स्थापित किया गया था? 1988 में स्थापित किया गया था। 1988 में स्थापित किया गया लाख बहोसी पक्षी विहार प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 80.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सांडी पक्षी विहार की बात की जाए, वो हरदोई में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। समान पक्षी विहार की बात की जाए तो मैनपुरी में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, समान पक्षी विहार। और उसके बाद पटना पक्षी विहार की बात की जाए, वो एटा में स्थित है। पटना पक्षी विहार की बात की जाए, देखिए पटना पक्षी विहार जो है वो एटा में। पटना पक्षी विहार लगता है कि भैया पटना बिहार के पटना जिले में होगा, लेकिन
पश्चिम बिहार का नाम पटना है, वो कहाँ पे है? एटा जिले में है, पटना पश्चिम बिहार, ठीक ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा ओखला पश्चिम बिहार है, ओखला पश्चिम बिहार ये गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे पड़ता है, यहीं पे पड़ता है आपका ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। हम लोग बात करते हैं बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में पड़ता है, यहाँ पे आपका गोरखपुर पड़ता है, गोरखपुर के जस्ट बगल में से संत कबीर नगर है, यहीं पे आपका क्या पड़ता है? बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में पड़ता है, और बहुत ही मनोहरम पश्चिम बिहार है, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे जो है आपको दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद सुराहा ताल पश्चिम बिहार की बात किया जाए तो ये आपका क्षेत्र बलिया पड़ता है, ये क्षेत्र क्या पड़ता है? बलिया, और इसी में जो है क्या है? सुराहा ताल पश्चिम बिहार, सुराहा ताल पश्चिम बिहार बलिया में पड़ता है। अब सूर सरोवर पश्चिम बिहार ये आगरा में पड़ता है। बेती पश्चिम बिहार यहाँ पे आपका प्रतापगढ़ पड़ता है, प्रतापगढ़ यहीं पे आपका बेती पश्चिम बिहार पड़ता है, ये कुंडा में है। बेती पश्चिम बिहार ये कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ के कुंडा में पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई। एक और बचता है वो है समस्तपुर पश्चिम बिहार, समस्तपुर पश्चिम बिहार जो है वो रायबरेली में है, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, ठीक ना। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर क्लास ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी, चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।